बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 7वीं विषय गणित के लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री से संबंधित वर्कशीट क्रमांक आपको 14 बता रहे हैं। वर्कशीट क्रमांक 14 में दिया है सार और गुणनखंड एवं सार गुणज। इस वर्कशीट के माध्यम से हम सार और गुणनखंड एवं सार गुणज निकालना सीखेंगे। अब इसमें देखिए और समझे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1, 4 और 18 के गुणनखंड निम्न है। तो 4 के गुणनखंड क्या होगा, 1, 2 और 4। यानी कि 4 के गुणनखंड वह होंगे जो 1 में 4 का भाग चल जाए और 2 का भाग भी चल जाए और 4 का भाग भी चल जाए। तो 1, 2 और 4, क्योंकि 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा। तो 4 के गुणनखंड क्या होगा, 1, 2 और 4। इसके बाद देखिए 18 के गुणनखंड। 18 गुणनखंड क्या होंगे, 1 का भाग भी 18 में चल जाएगा, 2 का भाग भी चल जाएगा, 3 का भी चल जाएगा, 6 का भी चल जाएगा, 9 का भी और 18 का। तो जिनका पूरा पूरा भाग चल जाता है वह उसका गुणनखंड होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये किसके 18 के गुणनखंड हो गए। तो ये 18 गुणनखंड हो गए। अब देखो दोनों संख्याओं में 4 और 18 के गुणनखंड में 1 और 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो एक 4 वाले गुणनखंड में भी है और 18 गुणनखंड में भी है। और इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो इसके जो क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो 1 दोनों में है और 2 दोनों में, 4 के गुणनखंड में लेकिन 18 गुणनखंड में नहीं है, और 6 तो 18 गुणनखंड में लेकिन 4 के गुणनखंड में नहीं। तो जो दोनों में है वह क्या कहलाएंगे, तो दोनों में क्या है, 1 और 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही सार गुणनखंड कहते हैं। जो दोनों में हो, जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, इसलिए इसके सार गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 2। इसके बाद दूसरा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण क्या दिया है, 4 और 6 के गुणज निम्न है। 4 के गुणज, अब 4 के गुणज क्या होते हैं, सबसे पहले हमको गुणज मालूम होना चाहिए। तो जैसे हमें जो 4 का पहाड़ा तो बन ही जाता है। 4 के पहाड़ा क्या होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नम 36, 4 दहाई 40। ये क्या होते हैं, 4 के गुणज है। इसी प्रकार 6 के गुणज क्या होंगे, जो 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 के पहाड़े में क्या आते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छीं 36, 6 सात 42, 6 आठ 48, 6 नौ 54, 6 दाम 60। तो ये 4 और 6 के गुणज निकाल ली। अब इनके गुणज हो गए, 4 और 6 के गुणजों में 12 और 24 क्या है, इसमें 12 और 24, 12 4 के गुणज में भी आता है और 6 के गुणज में भी, और 24 भी इसके गुणज में आ रहा है, 4 के गुणज में भी आ रहा है, 6 के गुणज में भी आ रहा है। तो 4 और 6 के गुणजों में 12 और 24 उभयनिष्ठ गुणज हैं। तो इन उभयनिष्ठ गुणजों को सार गुणज कहते हैं। जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भी होते हैं, गुणज जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सार गुणज कहलाते हैं। अब इसके बाद अभ्यास 1 दिया है। उसमें आपका अभ्यास 1 में दिया 15 और 25 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने 15 गुणनखंड निकाल दिए। 15 गुणनखंड क्या होगा, 1, 3, 5, 15। 25 के गुणनखंड निकाले, क्या हुआ, 1, 5, 25। अब इसमें सार गुणनखंड क्या होंगे, तो 1 दोनों में है और 5 दोनों में, तो इसके सार गुणनखंड क्या होगा, 1 और 5। इस प्रकार से आपका अभ्यास 1 हुआ। अब इसके बाद अभ्यास 2 देखिए। अभ्यास 2 में दिया है 4, 8 और 12 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4 के गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 4। 8 के गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 4, 8। और 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब देखिए इसमें जो तीनों में हो, तीनों में क्या है, 1 है, 2 है और क्या है, 4 है। तो इसके सारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ के तीनों में क्या क्या है, 1, 2 और 4 है। तो उसके जो उभयनिष्ठ हैं वही सारे गुणनखंड है। तो इसके सारे गुणनखंड क्या होगा, 1, 2 और 4। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 के सारे गुणनखंड निकाल दिए हमने। नेक्स्ट देखिए इसके अभ्यास 3 देखिए। अभ्यास 3 में क्या दिया है, 4 और 15 के सार गुणज क्या है। 4 और 15 के सार गुणज क्या है, तो 4 के गुणज निकाल ली हमने। 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 52 के बाद अपना 56 और 60। ये किसके गुणज हो गए, 4 के।
और 15 गुणज क्या हो गए, 15, 30, 45, 60, 75, 90। तो 4 और 15 के सार गुणज क्या होंगे, जो दोनों में है। तो 60 इसमें भी है और 60 इसमें भी है, इसलिए इसके सार गुणज क्या हो गए, 60 हो गया। इस प्रकार से ये आपकी जो क्या थी, अभ्यास वर्कशीट 14 के सार गुणनखंड और सार गुणज। तो सार गुणज यानी जो पहाड़े में आते हैं वो गुणज होते हैं, और जो जब दो संख्याओं के सार गुणज निकालना जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वो सार गुणज होगा। उसी प्रकार सार गुणनखंड निकालना तो जो दोनों में होगा उसका सार गुणनखंड होगा। इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट कौन सी समाप्त हो गई, वर्कशीट 14 समाप्त हुई यहाँ पे आपकी। अब इसके बाद अगले वर्कशीट आपको 15 बता रहे हैं। वर्कशीट 15 में क्या दिया है देख लीजिए। वर्कशीट 15 में महत्तम समापवर्तक जो दिया हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो वर्कशीट 15 में क्या दिया है, 8 और 12 के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किसके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को कहा है उसने, वर्कशीट 15 में महत्तम समापवर्तक। तो उदाहरण दिया है 8 और 12 के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 8 और 12 के महत्तम समापवर्तक दो प्रकार से कर सकते हो, एक आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो और दूसरा अभाज्य गुणनखंड से। तो ये पहली विधि जो दिया है इसमें दिया है गुणनखंड विधि। तो 8 के गुणनखंड तोड़ लीजिए। 8 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड तोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये इनके गुणनखंड टूट गए 8 और 12 के। अब इसमें सारे गुणनखंड कौन से हो गए, जो दोनों में है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 भी दोनों में है। तो इसके सारे गुणनखंड क्या हो गए, 2, 1, 2 और 4 हो गए। ये गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वो क्या होते हैं, उसके सार गुणनखंड। अब सार गुणनखंड अपने क्या हो गए, 1, 2 और 4 में 4 सबसे बड़ा गुणनखंड है। अब इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 4 है गुणनखंड, इसको अपवर्तक कहते हैं। अतः 8 और 12 के महत्तम समापवर्तक बराबर 4 होगा। जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो ये बता दिया उसने। अतः 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक 4 होगा। फिर यहाँ ब्रैकेट में दिया है महत्तम समापवर्तक बराबर होता है सबसे बड़ा सार गुणनखंड। जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा वो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब इसी के प्रकार उदाहरण नंबर 2 दिया अभाज्य गुणनखंड द्वारा कह रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करना, देखिए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ निकाल के बताया है, 18 लिख दिया हमने। इस 18 लिखने के बाद इसमें हम इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे किसका निकालने को कहा है, 18 और 24। तो मैं 18 के यहाँ निकाल के बता रहा हूँ। तो 18 इकाई का अंक में 2 8 है, इसलिए 2 का जाएगा। अभाज्य संख्या कौन सी, 2 का जाएगा। 2 9 18। अब 2 का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 3 का। तितर का 9 3 बार गया, फिर 3 का गया, कितने बार गया, 1 बार। ये यहाँ पे निकाल के दिया है। 2 9 18। देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार निकाला है। 2 9 18, 18 के नीचे 9 आ गया। फिर 9 में 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। तो 3 का भाग दिए तो कितने बार गया, तितर का 9। तो उसके नीचे 3 लिख दी, फिर 3 का 3 में दिए 1। तो ये 18 के निकल गए 2 3 3। इसी प्रकार 24 का निकाला है यहाँ पे। 24 में किसका जाएगा, सबसे पहले 2 का। अभाज्य संख्या कौन सी जाएगी, 2। 2 का भाग 24 में दी, कितने बार गया, 12 बार। फिर 2 का जाएगा क्योंकि इकाई में 2 है इसमें भी। तो 2 2 6 12। फिर 2 का जाएगा 2 3 6। फिर 3 का जाएगा 3 1 3। इस प्रकार से ये किसका निकाल दिया उसने यहाँ पे, 24 का निकाल दिया। 24 से क्या होगा, 2 2 2 3। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों में सारे गुणनखंड निकाल लीजिए। अब सब इसके सारे गुणनखंड क्या होंगे जो दोनों में है, दोनों में इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो इसके सारे गुणनखंड क्या होगा, 2 एवं 3। तो महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होगा, जब गुणनखंड से आप अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं तो महत्तम समापवर्तक किसके बराबर हो, सारे गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो ये जो आपके सारे गुणनखंड निकले 2 और 3, इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 3 6। तो इस प्रकार इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार आपको अभ्यास 1 दिया हुआ था। इसमें अभ्यास 1 में क्या दिया हुआ है, 18 के गुणनखंड 18 और 48 के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब मैंने इसको किस विधि से किया हूँ,
गुणनखंड विधि से किया हूँ, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं इसे किस विधि से किया हूँ, किससे, गुणनखंड विधि से। तो 18 गुणनखंड तोड़ लिया। 18 गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 6 9 18। इसी प्रकार 48 से गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब इसके सारे गुणनखंड निकाल लिए। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और क्या है, 6 दोनों में है। इसके बाद 9 भी नहीं, 18 भी नहीं, 8 भी नहीं, 12 भी नहीं। तो जो दोनों में है वो क्या कहलाएंगे, सारे गुणनखंड। सारे गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 और 6। और अभी हमने बताया था जब गुणनखंड विधि से करते हैं तो जो सबसे बड़ा सारो गुणनखंड होता है वह उसका क्या कहलाएगा, उन संख्याओं का महत्तम समाप। तो यहाँ सबसे बड़ा सारो गुणनखंड क्या है, 6 है। तो 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 6। इस प्रकार से ये आपकी, इसमें मैंने आपको महत्तम समापवर्तक निकालना बताया। दो विधि से, एक गुणनखंड द्वारा निकाल सकते हैं और दूसरा अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड में और गुणनखंड में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7, इनके माध्यम से जो निकलता है वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और भाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो उसमें पूरे बार भाग चल जाए। जैसे 8 के गुणनखंड हो गए 1 2 4 6, ओ 1 2 4 8, क्योंकि 1 का भाग भी 8 में चल जाएगा, 2 का भी चल जाएगा, 4 का भी चल जाएगा और 8 का भी। अब मान लीजिए हम 6 को लेते हैं, 6 का भाग 8 में नहीं जाएगा तो वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट मैंने यहाँ पे 15 समाप्त किया। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी आती 16, लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसको भी आप, अब देखिए लघुत्तम और महत्तम, लसा और मसा। लसा पढ़ते हैं, लसा मीन्स, लसा का पूरा फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य और मसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये इनके दोनों में अंतर होता है, लसा और मसा में। स का अर्थ यानी कि एक में होता है लघुत्तम समापवर्त्य और एक में होता है महत्तम समापवर्त्य। अब हम वर्कशीट 16 पढ़ रहे हैं, इसमें लघुत्तम समापवर्त्य, इसमें दिया देखें और समझे। इसमें दिया उदाहरण 6, उदाहरण दिया है 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो उसमें किसके माध्यम से किए थे, गुणनखंड के माध्यम से किए थे और लघुत्तम समापवर्त्य गुणज के माध्यम से किया जाएगा। तो जैसे आपके पास 6 और 9 के आप गुणज निकाल लीजिए। 6 के गुणज क्या हो गए, 6 के गुणज देखिए यहाँ पे क्या है, 6 के गुणज, 6 का पहाड़ा में आ जाएगा 6 12 18 24 30 36 42 48 54। इसी प्रकार 9 के गुणज क्या हो गए, 9 18 27 36 45 54 63 72 81। ये 9 के गुणज हो गए। अब इनके सारे गुणज निकाल लीजिए। सारे गुणज क्या होंगे, जो दोनों में है। दोनों में क्या है, देखिए 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं, 18 इसमें और इसमें, दोनों में 18 है। तो पहला सारो गुणज क्या मिल गया, 18 मिल गया, फिर दूसरा मिल गया 36 और तीसरा मिल गया 54। तो सार गुणज क्या हो गए, 18 36 और 54। वे गुणज जो दोनों संख्याओं में गुणजों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों संख्याओं में जो दोनों है गुणज वही उभयनिष्ठ गुणज होते हैं। अब सार गुणज में देखिए, सार गुणज क्या हो गया, 18 36 54। इसमें सबसे छोटा सारो गुणज, जो सार गुणज 18 36 54 में सबसे छोटा सार गुणज 18 है। अतः 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 18 को। जो सबसे छोटा गुणज होता है वह क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। और महत्तम में क्या हुआ था, सबसे बड़ा गुणनखंड। महत्तम में सबसे बड़ा गुणनखंड कहलाता है और इसमें सबसे छोटा गुणज। गुणज और गुणनखंड में अंतर है, ध्यान दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 लघुत्तम समापवर्त्य। इसी अभाज्य गुणनखंड से निकाल लिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 3 ये हो गए। इस प्रकार से निकाल के 18 के भी 2 9 18, तितर का 9 3 का 3, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, सभी अभाज्य गुणनखंड गुणा। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, एक 2 का सारो उभयनिष्ठ गुणनखंड और एक 3 है। 2 और 3 तो आ ही गया और जो शेष बच रहे हैं क्या, 2 और 3, तो इनका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 36। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो गया, 36 हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट अभ्यास 1 दिया, निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो हमने गुणजों के माध्यम से गुणज वाली मेथड की, अभाज्य गुणनखंड वाली नहीं किए। किससे किए,
गुणज वाली 12 के गुणज निकाल लिए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। 16 के गुणज हो गए 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 और 24 के गुणज हो गए 24, 48, 72, 96। तो हमें मालूम है कि सबसे छोटा गुणज क्या कहलाता है, लघुत्तम समावर्त। तो जो तीनों में होना चाहिए, देखिए तीनों में क्या है, 12 है इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, 24 इसमें है और इसमें सेकंड वाले में नहीं है, इसमें है 24, 36। तीनों में क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तीनों में देखिए 48 इसमें 48 है। सबसे छोटा गुणज है आपका क्या है, 48। जो सार गुणज है 48, इसलिए इसका लघुत्तम समापत्ति भी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लघुत्तम समापत्ति निकालना सीख सकते हो और आगे आप इनको अच्छे से हल कर सकते हो। इनको बहुत से ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं आपकी 6वीं की बुक में, उससे देख के हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 16 समाप्त किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो आती है, नेक्स्ट आपको वर्कशीट 17 हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आपकी वर्कशीट 16 तक ही बताया इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान दिए या क्या क्या चीज़ आपको बताएं। सबसे पहले आपको हमने क्या बताया कि पहली वर्कशीट में बताए थे आपको कि सार गुणनखंड एवं सार गुणज। सार गुणनखंड क्या है, सार गुणनखंड जैसे दो संख्याओं के बीच में है तो वो जो दोनों में है वो सार गुणनखंड है। इसी प्रकार सार गुणज, तो गुणज भी, जो गुणज क्या होते हैं, जो पहाड़े जैसे 4 के गुणज 4 के पहाड़े में आते हैं उस 4 के गुणज कहलाते हैं। इसी प्रकार 6 के पहाड़े में जो आएंगे वो 6 के गुणज कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे वर्कशीट 14, 15 और 16 को हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। अब आने वाले वीडियो में आपको हम वर्कशीट 17 बताएंगे। ठीक है बच्चों।